हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे जो कि है पुलिस रिफॉर्म्स, जो कि आपके पेपर नंबर 2 में डेफिनेटली आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपका जो ब्लैक लाइफ मैटर करके जो मूवमेंट चला है जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद, उससे पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर एक कहीं ना कहीं जो इम्पेचस है, जो फोकस है, वो बढ़ गया है। दूसरा रीज़न है हमारा जो होम मतलब इंडिया के अंदर तूतीकोड़ी में आपने सुना होगा, या ट्यूटीकोरिन में आपने सुना होगा कि एक फादर और सन डुओ की कस्टोडियल किलिंग की गई है। और अगेन इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, रोष है लोगों में। और उसके अलावा जो एक फोकस यहाँ पे बन जाता है वो पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से एक नीड है कि हमारी पुलिस के अंदर प्रॉपर रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो पुलिस रिफॉर्म्स की हम पूरी रिपोर्ट देखेंगे, कैसे होना चाहिए, क्या मॉडल लॉ है। उसके अलावा आज जो एडिटोरियल आया है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है, कस्टोडियल किलिंग्स एंड पुलिस ब्रूटैलिटी आर अ स्पिल ओवर ऑफ आर्किक सिस्टम ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया एंड अर्जेंटली कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म्स कमेंट। मतलब कस्टोडियल हत्याएं और पुलिस की बर्बरता भारत में पुलिसिंग की पुरातन व्यवस्था का प्रतीक है और व्यापक पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती हैं। टिप्पणी करें। सेकेंड क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 से है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोसाइटी में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अगेन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जो कि लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन की बात करता है। 2-3 बार आपका होमोजेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है मेंस में, तो अगेन इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन कहता है, फोर्स्ड लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इज नॉट ओनली ए थ्रेट टू इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेजेस बट ऑल्सो प्रमोट एक्सक्लूसिविटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। कमेंट। मतलब आदिवासी क्षेत्रों की जबरन भाषाई होमोजेनाइजेशन न केवल स्वदेशी आदिवासी भाषाओं के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में समावेशता को भी हतोत्साहित करती है। तो हमें इस पर टिप्पणी करनी है। तो ये दोनों जो है आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे आए हैं और रिलेटेड जो है हम पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में एक प्रॉपर जो है रिसर्च आर्टिकल देखेंगे। उसके बेसिस पर हम इन दोनों आंसर्स को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो हमारा जो पुलिस रिफॉर्म है, ये इसकी बार बार डिस्कशन क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर? देखिए, एक बहुत ही दर्दनाक आप बात कहेंगे, बहुत ही ब्रूटल अगर आप एक केस कहेंगे और सेंसेशनल केस कहेंगे, तो वो एक तूतीकोड़ी का इंसिडेंट था जहाँ पे फादर और सन की कस्टोडियल डेथ हुई थी। अब मतलब जो वहाँ से डिटेल्स इमर्ज होके आ रही हैं वो आपके हृदय को हिलाने वाली हैं। वीक लोगों के लिए नहीं है वो डिटेल्स, और बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटैलिटी पुलिस के द्वारा की गई है। तो ये जो उसके नीचे क्या होता है, देखिए, एक तो फेस ऑन फेस पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, और ये कोई नई बात नहीं है। जब माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था तब भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि माइग्रेंट्स के ऊपर जो है पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है। कुछ ऐसे विजुअल्स मीडिया में भी आए थे जहाँ पर पुलिस जो है माइग्रेंट्स के ऊपर केमिकल्स छिड़कती हुई नजर आई थी, और बहुत जगह पुलिस ने जो है इनको पकड़ के पीटा था। इवन जो 7 हमारे जो माइग्रेंट्स को रेलवे के द्वारा काट दिया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो पुलिस से बचते हुए छिपते छिपाते रेलवे ट्रैक पर चल के घर जा रहे थे। तो ये जो है सारे इंसिडेंट्स ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं एक बात क्लियर है कि पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से जो कि हमारे सेवियर्स होते हैं, रक्षक मतलब भक्षक बन गए हैं, और इस वजह से जो है लोगों को कहीं ना कहीं ग्रीफ, एगनी, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब ये अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे पहला जो पिलर होता है, जो प्रोटेक्शन का पिलर होता है, वो पुलिस होता है। बच्चों को शुरुआत से ये सिखाया जाता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रक्षक है, अगर वही हमारी रक्षा करने की जगह अगर ब्रुटैलिटी करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो एक ट्रस्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, वो बिल्कुल जो है इरोड हो जाता है। तो ये जो सेंसलेस एक्ट थी वायलेंस की, जो कि तूतीकोड़ी तमिलनाडु के पुलिस स्टेशन में हुई थी, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वीकनेस को एक्सपोज करती है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक कहीं ना कहीं ये पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म है, इसकी नीड को हाईलाइट करती है। अब कहीं ना कहा जाता है कि जुडिशरी एक ऐसा माध्यम है जहाँ से सारे रिफॉर्म्स निकल के इंडिया में आते हैं।
तो ये जो फैटल स्टेट एक्टर्स थे, इस वायलेंस के जो प्रिपरेटर्स थे, वो स्टेट था, क्योंकि पुलिस जो है आपकी एज ए पार्ट ऑफ स्टेट कंसिडर की जाती है। सो बेसिकली आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वायलेंस किया गया ये स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया है, और ये क्रूअल रिमाइंडर है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो आज भी जो हमारी ब्रिटिश इरा की जो आर्किक सिस्टम है उसको हटा नहीं पाई है। पुलिसिंग स्फीयर में आज भी हमारे डीमंस जो है घूमते हैं, और ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पुलिस के हैं, ये आज भी जो है डोमिनेशन की भाव रखते हैं। ये आज भी कहीं ना कहीं जो बाकी जनता है उसके ऊपर जो है वायलेंस करते हैं, जो कि एक रिमाइंडर है हमारे कॉलोनियल पास्ट का। अब ये जो केस हुआ ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी में हुआ, कॉलोनी में नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है। देखिए, अगर एक ऐसा केस अगर कॉलोनी में होता है और हमारे फॉरेन एक्टर्स के द्वारा किया जाता है तो बात समझ में भी आती है। सबसे यहाँ पे जो एक सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इसके प्रिपरेटर्स हमारे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और प्रिपरेटर्स हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर के प्रिपरेटर्स हैं। तो ये अपने आप में जो है काफ़ी चौंकाने वाली बात है, और ये अपने आप में जो है दर्द विदारक बात है। और यहाँ पे हमें मतलब सोचने वाली बात है कि हमारे अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, मतलब हमारी पुलिसिंग में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट मीडिया में आया था, तुरंत जो है मदुरई बेंच जो मद्रास हाई कोर्ट की है उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस इंसिडेंट्स का, और उसके साथ साथ क्लोजली वो मॉनिटर कर रही है केस को। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, ये देखिए, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच थी, तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो ट्रेडिशंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के उसको फॉलो करते हुए पुलिस वायलेंस की प्रॉब्लम को के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं। और इवन मतलब बहुत ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन लिया गया है पुलिस रिफॉर्म के लिए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारे जजमेंट्स में जो है पुलिस रिफॉर्म की बात की है। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आज आपको नोट करने हुए हैं, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये आपका 1994 का था और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। फिर दूसरा जजमेंट था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ इन बंगाल। दोनों जजमेंट्स में गाइडलाइंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे कि दो राइट्स को जो है सिक्योर किया जाए। पहला, किसी भी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट, पहला राइट टू लाइफ, मतलब स्टेट जो है विदाउट जुडिशियल, जब तक जो है जुडिशरी अलाउ नहीं करती, जब तक जो है प्रोसीजर लेट डाउन बाय लॉ नहीं होता, तब तक जो है स्टेट राइट टू लाइफ को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता है। और दूसरा है राइट टू नो। राइट टू नो मतलब अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो उसको पूरा हक है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया, और न केवल उसको इन्फॉर्म करना है बल्कि उसके जो है फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भी इन्फॉर्म करने का एक यहाँ से गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिससे कि पावर ऑफ अरेस्ट को कर्ब किया जा सके, और उसके अलावा जो भी एक्यूज पर्सन है उसको बताया जा सके कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अरेस्ट की रिगार्डिंग उसको देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने लॉयर वगैरह से कंसल्ट कर सके। अब ये जो है गाइडलाइंस हमारे पास 1996 के आसपास आ गई थी, फिर भी ऑलमोस्ट 10 साल लगे इनको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करने में, और फाइनली 2008 में जो है अमेंडमेंट के थ्रू सीआरपीसी के अंदर ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, और उसके बाद जो है इनको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई थी, और आज ये लॉ का पार्ट है। इसी तरह से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है पुलिस के रिफॉर्म्स के लिए, वो है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नई लेजिस्लेशन को पुश करने की कोशिश की थी, जिससे कि पुलिस फोर्सेस को गवर्न किया जा सके, और पुलिस के लिए जो है मॉडल एक्ट्स पास कराने की कोशिश की थी। की कंपोनेंट था कि नए लेजिस्लेशन जो है रोबस्ट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ग्रीवियंस है उसका रिड्रेसल किया जा सके। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस नई लेजिस्लेशन में डाला गया था। फिर उसके बाद इस लॉ के बाद भी, ये 2006 में आया है, उसके बाद भी 11 साल लगे थे जब स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया प्रकाश सिंह के जजमेंट को, और लॉ जो है 2013 में पास की गई थी। बट उसको इफेक्ट, मतलब लॉ पास तो 13 में हो गई, बट उसके ऊपर जो कंसेंट आया गवर्नर का कंसेंट, और फाइनली जो वो लॉ अप्लाई हुई थी वो 2017 से अप्लाई हुई थी। तो ये जो है बहुत सारी जब देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उस जजमेंट, या कोई भी पर्सन हो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि जजमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो ये देखिए 10-10 साल लग रहे हैं अगर जो स्टेट्स
वर्ड्स को, इन जजमेंट्स को अप्लाई करने में, तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। और ये इंसाइट मतलब ये शो करता है कि कितना ज़्यादा सीरियस है पुलिस रिफॉर्म का इशू, और गवर्नेंस में पुलिस रिफॉर्म का जो इशू है उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब उसको कितनी ज़्यादा अर्जेंसी से हमें देखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताने के बावजूद अगर 10-10 साल लग रहे हैं पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने में, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को चेंज करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। पीस मील जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट होती रहेंगी। तो जुडिशियल कंसर्न जो पुलिस वायलेंस के ऊपर है, वो देखिए यहाँ पे एक जुडिशियल कंसर्न है कि साइंटिफिक मैनर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसके लिए जो है जुडिशरी का सपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक जो फैसिनेशन है जुडिशरी का टेक्निकल टेक्निक्स के, जैसे बहुत सारी टेक्निक, जैसे कि नार्को एनालिसिस हो गया, और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई इन्वेस्टिगेशन की। उसके अलावा CCTV कैमरास हो गए पुलिस स्टेशन में। ये सारी चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया है कि पुलिस कहीं ना कहीं फिजिकलिटी को एम्प्लॉय करती है एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये इम्प्लिसिटली कोर्ट को भी पता है कि पुलिस जो है फिजिकल वायलेंस करती है लोगों को क्राइम के एक्सेप्ट करवाने के लिए। इसीलिए जो है जुडिशरी ने ये चीज़ें बोली हैं कि अगर आप किसी को भी आपने अरेस्ट किया हुआ है तो उसकी CCTV मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि जुडिशरी को ये पता चल सके कि एक्सटेंट ऑफ वायलेंस कितना किया गया है। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उसको जो है एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं ट्रीट किया जाता है। तो उससे हम जिससे कि हम लेजिटिमाइज कर सकें और डिसमेंटल कर सकें आर्किक प्रैक्टिसेस को। और ये देखिए पीट करके किसी को अगर क्राइम एक्सेप्ट करवाना है तो ये एक आर्किक प्रैक्टिस है, ऐसा जो है ब्रिटिशर्स कराते थे। तो इन चीज़ों के लिए हम जब एज ए सोर्स ऑफ एविडेंस अगर हम जो है टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम लेजिटिमाइज नहीं कर पाएंगे और डिसमेंटल नहीं कर पाएंगे अपनी ऐसी पुरानी प्रैक्टिसेस को जहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स होता है सच निकलवाने के लिए। या फिर आप कह सकते हैं, कभी कभी आपने एक जोक भी सुना होगा कि एक बार जो है पुलिस अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंट्रीज़ की पुलिस गई थी, और वो जंगल में जो है एक चीता ढूंढ रही थी। तो अमेरिका की पुलिस 2 घंटे में ढूंढ के लिए आई, फ्रांस की पुलिस 4 घंटे में ढूंढ के लिए आई, और 10 घंटे हो गए इंडिया की पुलिस आई नहीं। बाकी पुलिस फिर इंडिया की पुलिस को ढूंढने गई कि क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा कि वो हाथी को पीट के उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोल तू ही चीता है। ये हालांकि जोक था, बट ये कहीं ना कहीं हमारी सिस्टमिक रॉट को शो करता है किस तरह से हमारी पुलिस जो है इनोसेंट को पकड़ लेती है और उसको पीट करके क्राइम एक्सेप्ट करवाने के लिए मजबूर करती है। तो ये जो है आपका आर्किक प्रैक्टिसेस हैं। और यहाँ पे ये भी नहीं समझ में आता कि विक्टिम एक्चुअली जिसने क्राइम को एक्सेप्ट किया है एक्चुअली वो परपेट्रेटर है भी या नहीं। तो ये चीज़ें जो है हमारी चेंज होने अब हाई टाइम है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 2020 अब चल रहा है, आधा जो है साल बीत चुका है। ऐसे में अब ये प्रैक्टिसेस चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस हमारी 18th सेंचुरी की थी और ये कॉलोनियल पावर के द्वारा जो है डाली गई थी। और उस वक्त जब ये प्रैक्टिसेस होती थी तब भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसी के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। तो अगर हमें अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी और संप्रभुता की रक्षा करनी है तो सबसे पहले जो हमें चेंज करना होगा वो हमारे जो स्टेट एक्टर्स के द्वारा वायलेंस किया जा रहा है वो चेंज करना होगा। अदरवाइज हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर जो ट्रस्ट है ऑल टाइम, अभी सिटीजन का ट्रस्ट ऑल टाइम लो है, वो और ज़्यादा लो हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिस्टमिक फेलियर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स ने कहीं ना कहीं पुलिस ब्रूटैलिटी चेंज करने के लिए पिछले 20 साल से कोशिश की है। फिर भी कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया के अंदर डेली बेसिस पर 5 कस्टोडियल डेथ होती हैं। मतलब कि डेली कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी होती है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर 5 डेथ डेली बेसिस पर हो रही हैं। तो ये जो है अनडाउटेडली प्रोडक्ट है हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। ये प्रॉब्लम जो है 1-2 एक्टर्स की वजह से नहीं है, और ये जो है प्रॉब्लम है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एपैथी है। इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन पुलिस इज़ एपैथेटिक, मतलब उसको कोई सिंपैथी नहीं है विक्टिम्स के साथ। फिर
इसीलिए जो पुलिस रिफॉर्म का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी अकेले जो है पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। जुडिशरी के जितने भी अप्रोचेस थे पुलिस रिफॉर्म लाने के, वो अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके पास जो कि जुडिशल एक्टर है, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि वो पुलिस प्रैक्टिसेस को सब्सटैंशियली चेंज कर सके। तो ये रीज़न इसलिए, मतलब ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जुडिशरी की अगर आप बात करें तो बहुत वीक ब्रांच होती है। जितने भी नोबल इंटेंशंस हैं जुडिशरी के, वो जो है कोर्ट ऑर्डर तक रह जाते हैं, वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इवन लॉ बनाने के बावजूद भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं होती है। मनी और पावर जो है इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों की इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ें जो है कोर्ट के पास नहीं है। अगर आप देखें हाईएस्ट कोर्ट और लोएस्ट पुलिस ऑफिसर, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप है, फिजिकल गैप एज वेल एज गैप बिटवीन द मतलब जो लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो ऑन ग्राउंड जो लोकल पुलिस पर्सन है उसको पता ही नहीं होता। वो जो आरके क्लॉज चली आ रही है उसके बेसिस पे जो है पुलिसिंग की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि पुलिस के जो रिफॉर्म्स हैं वो केवल जुडिशरी के इंटेंट से नहीं आएंगे, केवल जुडिशल जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके बेसिस पे नहीं आएंगे। इसके लिए हमें जो है सिस्टमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इसके लिए जो है हमें कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक और कल्चर है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि हम कोई भी गलती करते जाएं और उसकी हमें सजा ना मिले, इसको कहा जाता है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। अभी आप देखिए, दो लोगों का, आप इसको जो है ब्रूटल मर्डर ही कहेंगे जब पीट पीट को किसी को मार दिया जाए। लिंचिंग इसको जो है हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। और अगर ये लिंचिंग उनके द्वारा की जाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं, तो ये एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लिंचिंग कह सकते हैं इसको, या फिर एक स्टेट ऑथराइज मर्डर एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके पास उनके पास एक बैगेज रहता है, क्योंकि इनको जो है प्रोटेक्ट करना होता है, पुलिस का मोरल भी इनको प्रोटेक्ट करना होता है। और यही डिस्प्ले पर था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी, जब उन्होंने जो है मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने क्या कहा कि एक दो जो है खराब लोग हैं जो पूरे पुलिस सिस्टम को खराब नाम देते हैं। अब आप ये देखिए कि सिस्टम ही खराब है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जब ये सारा काम चल रहा था पुलिस स्टेशन के अंदर, एक अकेला पुलिस ऑफिसर इसको अंजाम नहीं दे रहा था, पूरी पुलिस चौकी इन्वॉल्व थी और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जो है सिस्टमिक फेलियर है। और यहाँ पे जब कोर्ट जो है इम्प्लिसिटली ये मान लेती है कि पुलिस अपने आप में सही है और ये जो प्रॉब्लम है एक दो पुलिस पर्सन की वजह से, तो ये जो है हमारे सिस्टमिक फॉल्ट को नज़रअंदाज करने का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, और इस वजह से चेंजेस जो है वाइड स्प्रेड नहीं आ पाते। एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो रीओरिएंट और गाइड करने के लिए पॉलिसीज़, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। फिर एक और चीज़ ये है कि नॉन जुडिशियल एक्टर्स भी आपके जो है आते हैं बीच में। देखिए, एक और चीज़ क्या है, जब भी कोई अरेस्ट होता है तो सबसे पहले उसको जो है लोकल मजिस्ट्रेट के पास आपको शो करना है विद इन 24 आवर्स, और ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है। अब तूतीकुड़ी इंसिडेंट में क्या चीज़ सामने आई है वो ये है कि लैप्सेस हुए हैं मजिस्ट्रेट के फॉर्म एंड से भी, और ये ट्रैजिक है कि लेक्सिटी जो है डिस्प्ले पर भी थी जब लोगों को रिमांड पे भेज दिया गया और पुलिस की फर्दर कस्टडी में डाल दिया गया। और ये आपका जो है कहीं ना कहीं, ये अगर आप एक्सपीरियंस में देखेंगे तो ज़्यादातर यही होता है, जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्सन को सीधे सीधे रिमांड में डाल देता है, फर्दर पुलिस कस्टडी में डाल देता है विदाउट सीइंग कि गलती थी या नहीं थी। अब इसमें आर्ग्यू किया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा जो है काम होता है और वो रिमांड केसेस को देखने में जुटा रहता है कि वो जो अभी जो रिसेंटली अरेस्टेड लोग हैं उनको ज़्यादा जो है कंसिडरेशन जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना नहीं दे पाता है। इसी वजह से यहाँ पे एक सिस्टमिक फॉल्ट है, सिस्टमिक फेलियर है, और कोर्ट जो है इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले जो चेंज होना चाहिए वो अरेस्ट करने का तरीका, और जो पुलिस का एक वायलेंस का यूसेज है वो सब चीज़ें अब चेंज होनी चाहिए, और हाई टाइम है कि हम इन चीज़ों को चेंज करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी जो एक लोगों की जो एक ट्रस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में, वो धीरे धीरे इरोड करने लगेगा, और ये देश के डिसइंटीग्रेशन का एक पहली नींव होती है।
इसीलिए एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी शुड डिमांड पुलिस रिफॉर्म्स, और उसके अलावा जो है कोर्ट्स को, हमारी लोकल अथॉरिटीज़ को, हमारी सरकारों को इन चीज़ों का जो है स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हुए अब चेंज जो है हमारे सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। सो गाइस, ये एक पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर रिपोर्ट है, पीआरएस के द्वारा डाली गई थी। इसको मैं डिटेल रिपोर्ट को आप चैनल पे डाल दूंगी @सिविल्स तैयारी। और उसके अलावा आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज़ होती है। 10 बजे से क्विज़ शुरू हो जाएगी, उसके अलावा 5 बजे शाम को होगी और 8 बजे शाम को होगी। तो 3 क्विजेस होंगी डेली बेसिस पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे, कुछ और चीज़ें जो आपको फैक्ट बुक में डालनी है। और पुलिस रिफॉर्म में एक जो मॉडल लॉ है वो आप डाल सकते हैं। पहली चीज़ आप डालेंगे, क्राइम पर लाख पर्सन जो है 28% इंक्रीज हुए 2005 से 2015 में। स्टेट पुलिस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहली जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, वैकेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस लेवल जो है पुलिस का कम हो सके और उनका जो है मेंटल हेल्थ अच्छी हो। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वेपनरी की और व्हीकल्स की, जिस वजह से पुलिस जो है सही से क्राइम को मॉनिटर नहीं कर पाती, और जब सही से क्राइम मॉनिटर नहीं हो पाता तो जो है जो भी विक्टिम आ गया हाथ में, उसी को पीट करके उससे क्राइम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये दो जो बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से जो है हमारी पुलिस में जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आती हैं। फिर टोटल जो हम स्पेंडिंग करते हैं, केवल 3% जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है पुलिस के ऊपर की जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारी पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है। 24% वैकेंसीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस स्ट्रेंथ की, तो 181 पुलिस है 1,20,000 पर्सनस के लिए, जबकि जो UN की रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है वो 222 पुलिस पर्सन होने चाहिए 1,00,000 लोगों के लिए। दूसरा, 86% जो हमारी स्टेट पुलिस है वो कॉन्स्टेबलरी की बनी हुई है, मतलब कि हमारे जो कांस्टेबल्स हैं ये ज़्यादातर जो है पुलिस को फॉर्म करते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी सर्विस में हेड कांस्टेबल की वजह से तक रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनके पास ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है कि अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि इनकी जो सैलरी लेवल्स होते हैं काफ़ी लो होते हैं। एज ए रिजल्ट इनके पास जो यहाँ पे सिस्टमिक रीज़न होता है करप्शन करने का, करप्शन में इंडल्ज होने का। तीसरा जो एक बहुत बड़ा यहाँ से रिपोर्ट से सामने निकल के आता है वो ये है कि क्राइम पर लाख ऑफ पॉपुलेशन 28% पिछले जो है 10 साल में इंक्रीज हुआ है, जबकि कन्विक्शन रेट काफ़ी कम रहे हैं। कन्विक्शन रेट जो है केवल 47% जो है सिक्योर हो पाए हैं। तो इसीलिए जो लॉ कमीशन ने ऑब्जर्व किया था कि एक रीज़न ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी लो है। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हमें जो है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करनी होगी। CAG ऑडिट्स ने ये देखा है कि शॉर्टेजेस है वेपनरी की और स्टेट पुलिस फोर्सेस में। जैसे राजस्थान और वेस्ट बंगाल में शॉर्टेजेस वेपन की 75% और 71% हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भी ये नोट किया था कि 30.5% डिफिशियंसी ऑफ स्टॉक है व्हीकल्स में स्टेट पुलिस के पास। जो फंड डेडिकेटेड है मॉडर्नाइजेशन के लिए वो भी टिपिकली यूटिलाइज नहीं होते पूरी तरह से। केवल जो है 14% जो फंड्स दिए गए थे वो यूटिलाइज किए गए थे पुलिस के द्वारा। अब पुलिस को अकाउंटेबल कैसे हम होल्ड कर सकते हैं? देखिए, पुलिस के पास पावर होता है इन्वेस्टिगेट करने का, क्राइम्स को, लॉ को एनफोर्स करने का और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो ऐसी पावर जो है केवल लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज़ की जानी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने सेफगार्ड्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कि पुलिस को अकाउंटेबल बना रखा है पुलिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के लिए के थ्रू, और इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटीज़ क्रिएट कर सकती है कर रखी है ओवरसाइट के लिए। तो हमें जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्रिएट करनी होगी जो कि पुलिस के ऊपर ओवरसाइट रख सके, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नॉन परमानेंट है। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएगी। और हमारी जो एक एक्सपीरियंस रहा है इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ का वो काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ECI की बात करें या RBI की बात करें तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, या फिर आप SEBI की बात करें तो ये सारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ काफ़ी अच्छी है। इसी तरह से हम सोच सकते हैं एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने का जो कि पुलिस के ऊपर जो है ओवरसाइट रख सके। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनके पास पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल होती है पुलिस फोर्सेस के लिए के ऊपर, जिससे कि ये अकाउंटेबल रह सके। पर आपकी जो सेकंड ARC है उसने नोट किया कि जो पावर है ये काफ़ी बार मिसयूज़ की जाती है और मिनिस्टर्स जो है पुलिस को फोर्स करते हैं पर्सनल और पॉलिटिकल रीजंस के लिए। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है कि जो स्कोप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर का वो लिमिट होना चाहिए लॉ के अंडर।
फिर एक और चीज़ जो हमारी सेकंड ARC ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पे एक जो नीड है पुलिस रिफॉर्म में, वो है कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेन अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे कि वो पुलिस की मिसकॉन्डक्ट को इंक्वायर कर सके। इसको जो है ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और इंटरनल पुलिस ओवरसाइट मैकेनिज्म्स लॉ अथॉरिटीज़ को फेवर करें, और ये चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल जो अथॉरिटी होगी उसके द्वारा नहीं होगी। तो ओवरसाइट के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यूके का, यूके के पास जो है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट है, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है क्राउन के द्वारा, और 6 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग मेंबर्स के द्वारा, जो कि कंप्लेन को देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। इसी तरह से न्यूयॉर्क पुलिस जो सिटी पुलिस है उसके पास भी एक सिविलियन कंप्लेंट रिव्यू बोर्ड है, जहाँ पे सिविलियंस अपॉइंट किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ में, और वो पुलिस कमिश्नर वगैरह को इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस मिसकंडक्ट के ऊपर। तो पुलिस मिसकंडक्ट के लिए हमारे पास कुछ नेशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि पुलिस मिसकंडक्ट को देख सके और उसको जो है रोक सके। इंडिया के पास कुछ इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक तरह का मिसकंडक्ट देखती हैं। फॉर एग्जांपल NHRC और SHRC जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशंस को देखती हैं। लोकायुक्त जो है वो करप्शन की कंप्लेन को देखता है, पर एक जो है ओवरऑल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है जो जिसके पास पावर हो, जो कि सारी चीज़ों को एक होलिस्टिकली देख सके। सेकेंड ARC का कहना था कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट अथॉरिटी की मिसिंग होने की वजह से जो सारे पुलिस मिसकंडक्ट हैं वो ईजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाते। इसी तरह से मॉडल पुलिस एक्ट जो कि 2006 में ड्राफ्ट की गई थी पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के तहत उसने रिक्वायर कर रखा है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लेन अथॉरिटी होनी चाहिए। पुलिस एक्ट रिक्वायर करती है कि स्टेट अथॉरिटीज़ में 5 मेंबर हों, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो, रैंक ऑफ DGP जिसका रहा हो और जो कि किसी और स्टेट से आता हो, रिटायर्ड ऑफिसर जिसके पास पुलिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो और जो कि अगेन किसी और स्टेट से आता हो, और कम से कम एक ऐसा पर्सन जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए जुडिशियल ऑफिसर या लॉयर, या फिर वो कोई लीगल एकेडमिक हो। उसके अलावा ये रिक्वायर किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ में आपके रिटायर्ड जजेस हों, पुलिस ऑफिसर्स हों और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हों। कि आपके पास देखिए 35 स्टेट्स और यूटीज़, मतलब जो अगर हम 29 स्टेट्स और बाकी यूटीज़ देखें, इसमें से केवल 2 स्टेट्स ने जो है लॉस नहीं बनाई हैं या नोटिफिकेशन नहीं इशू किए हैं ये अथॉरिटी सेटअप करने के लिए। 2 स्टेट्स हैं आपकी, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश। ये देखिए रिपोर्ट 2016 की है, तो ये पुराना डेटा है। तो बाकी स्टेट्स में किसी तरह की स्टेट अथॉरिटी है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ नहीं हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 है, उससे वेरिएंस पे जो एक्ट है वो बनाए गए, मतलब पुलिस एक्ट 2006 को इन लॉ एंड स्पिरिट फॉलो नहीं किया गया है स्टेट्स के द्वारा। एक और जो एक और चीज़ जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है वो पुलिस पब्लिक रिलेशंस हैं, जो कि काफ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इफेक्टिव पुलिसिंग में। तो ये देखा गया है कि पुलिस पब्लिक रिलेशंस काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, क्योंकि लोग जो है पुलिस को करप्ट, इनएफिशिएंट, पॉलिटिकली पार्टीशन और अनरिस्पॉन्सिव देखते हैं। सेकेंड ARC ने अगेन जो है कम्युनिटी पुलिस मॉडल की बात की है। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आपको पुलिस वर्क जो है कम्युनिटी के साथ करना चाहिए, जिससे कि प्रिवेंशन किया जा सके और डिटेक्शन किया जा सके क्राइम का, और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इससे लोकल कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होती हैं और बेटर क्वालिटी लाइफ और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है। यहाँ पे देखिए पेट्रोलिंग पुलिस की नॉन इमरजेंसी इंटरेक्शन के लिए की जा सकती है आपकी पब्लिक के थ्रू। बहुत सारे स्टेट्स ने जो है ये पुलिसिंग की जॉइंट एफर्ट्स को शुरू किया है। फॉर एग्जांपल केरला ने जनमैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट के थ्रू किया है, राजस्थान ने जॉइंट पेट्रोलिंग कमेटी के थ्रू किया है, असम ने मेरी भी पाईबी के थ्रू किया है, तमिलनाडु ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के थ्रू किया है। और देखिए ये जो तुतुकुड़ी का इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के वॉलंटियर्स भी थे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ है। तो अगेन यहाँ पे एक जो कंसर्न है कि वो है कि पब्लिक पुलिस रिलेशन में आप जॉइंट कमेटी बनाने के बावजूद भी रिलेशंस जो है बेटर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए अगेन इसकी रिहॉल की ज़रूरत है। तो ये यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, बाकी ये रिपोर्ट मैं डाल दूंगी जिसको देख करके आप और पॉइंट्स ले सकते हैं पुलिस रिफॉर्म के ऊपर, और अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, स्ट्राइकिंग ए ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव ईथोस। तो हमने बात की थी कि होमोजेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल हमारी वो लैंग्वेजेस हैं उसके अगेंस्ट जाता है।
सो गाइस बैकग्राउंड ये है कि असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ प्रोमलगेट की है जहाँ पे असमीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है स्कूल्स में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स में, और केंद्रीय विद्यालय में भी 1 से 10 तक। स्टेट गवर्नर ने ऑलरेडी जो है फॉर्मल एसेंट दे दी है कैबिनेट के डिसीजन को। अब ये लॉ जो है बारक वैली, बोडोलैंड काउंसिल और बाकी जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं जहाँ पर बंगाली, बोडो और बाकी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं, वहाँ उनके ऊपर जो है प्रेसिडेंट्स नहीं देगी। असमीज नेशनलिस्ट काफ़ी खुश हैं इस डिमांड से और वो कह रहे थे कि इसको कंपलसरी कर दिया जाए इवन एग्जेम्प्टेड एरियाज़ में। पर सभी ने भी जो है ये कुछ चीज़ें जो इग्नोर की गई हैं वो मीसिंग्स, ड्योरीज, राभास और बाकी जो ट्राइब्स हैं उनकी मदर टंग के अगेंस्ट ये चीज़ें ली गई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब भी कोई होमोजेनाइजेशन किया जाता है तो स्टैटिस्टिकल डेटा को जो है एज ए टूल ऑफ कंस्ट्रक्ट लिया जाता है, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज़ करके, और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि इस पर्टिकुलर होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक होमोजेनाइजेशन है, यहाँ पे जो एक कंसेंसस था जहाँ पे बताया गया कि अल्टीमेटली जो आपकी हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस हैं वो असम में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इस वजह से असमीज़ का जो यूसेज है वो कम हो रहा है और अगेन इसको जो है एनफोर्स करने के लिए ऐसा एक्ट लिया गया है। तो और इसको जस्टिफाई करने के लिए सेंसस डेटा को यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ असमीज स्पीकर 2011 में जो है 48.838% हो गए हैं। 1971 में ये 60.89% थे। इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज वाइज ये लगता है कि असमीज स्पीकर्स जो है असम में डिक्लाइन हुए हैं पिछले 4 दशक में। पर ये डेटा को अगर हम बाकी एम्पेरिकल चीज़ों से देखेंगे तो ये डेटा जो है काफ़ी फॉल्सिफाइंग डेटा लगेगा। और उसके साथ ये भी नोट करना ज़रूरी है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ असमीज़ इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनका जो एक असमीज़ है ये ज़्यादातर जो है आपकी स्कूल एजुकेशन में यूज़ की जाती है। उसके अलावा डोमिनेंट मार्केट्स वगैरह में ये यूज़ की जाती है, एटलीस्ट ब्रह्मपुत्रा वैली में। तो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेजेस भी हैं, उनको भी जो है असमीज़ यूज़ करनी पड़ती है। अब देखिए इस तरह का के मूव का इम्पैक्ट ट्राइबल लैंग्वेजेस में क्या पड़ेगा। देखिए असमीज़ का जो इम्पोजिशन है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ट्राइबल लैंग्वेजेस पे, स्पेशली उन लैंग्वेजेस पे जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। ट्राइबल लैंग्वेजेस जनरली जो है स्टैटिकली डिक्लाइन कर रही है, ना केवल इंडिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। इसको हम जो है अपनी लैंग्वेज सेंसस हुआ था उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ओवरऑल ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं बिकॉज उनका जो है यूसेज नहीं है। उनका होमोजेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट की वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह में इनको पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह इसके जो स्पीकर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप मिसिंग ट्राइब की बात करें तो इनमें जो डिक्लाइन है 41.13% था जो स्पीकर्स का 2001 में, और 2011 में केवल 14.28% हो गया। इसी तरह से आप देवरीज की बात कर सकते हैं जहाँ पे डिकेडल इंक्रीज थी आपकी 56.9% की 2001 में, बट डिक्लाइन हो गई 15.79% की 2011 में। तो आप ये देख सकते हैं 10 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा जो लैंग्वेज में एक स्पीकर्स में डिक्लाइन आया है। और इसी तरह से आप देबिंगिया क्लाइन केवल देवरियाज में है जो कि अब उनकी लैंग्वेज बोलती है। राभा कम्युनिटी की बात करें तो इसका काफ़ी क्यूरियस केस है। इस कम्युनिटी में इनिशियली जो है 2001 में काफ़ी जो स्पीकर्स थे वो बढ़े थे, बट 2011 में स्पीकर्स की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव चली गई, -15.04% हो गई। इसका मतलब जो लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो जा रही है, लोग ज़्यादा इसको स्पीक नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। बाकी का ट्राइब्स जैसे कि सोनोवाल, काचरीज और तीवाज ये कम्प्लीटली अपनी लैंग्वेज को खो चुके हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है कंटिन्यूसली डिमांड करती रही हैं कि उनको लिंग्विस्टिक और टेरिटोरियल प्रोटेक्शन मिले और ये अटेंशन मिलनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। 30 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ असम ने मिसिंग ट्राइब की जो एक डिमांड थी इसको एक्सेप्ट करते हुए गजट नोटिफिकेशन दी थी, जहां पे मिसिंग लैंग्वेज को एज एन एडिशनल सब्जेक्ट बोला था 3rd और 4th क्लास में मिसिंग डोमिनेट एरियाज में। एडिशनली ये जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना था प्राइमरी लेवल पर। असम गवर्नमेंट को सपोज करना था, को ये टास्क दी गई थी कि वो मिसिंग लैंग्वेज टीचर्स को अपॉइंट करे और बुक्स को जो है मिसिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे और मिसिंग टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करे। पर केवल 230 टीचर्स अपॉइंट हुए 1994 तक, और उसके अलावा ये जो प्रोसेस है 1994 के बाद एकदम रोक दिया गया। फर्दर जो मिसिंग जो एक मिसिंग एज लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कभी हुआ ही नहीं, ये कभी मतलब ऑन ग्राउंड हो ही नहीं पाया। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमेशा उन्होंने रेसिस्ट किया है फोर्स होमोजेनाइजेशन के अटेम्प्ट को।
ये जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 1960, जहाँ जब खासी कम्युनिटी ने जो है एक प्रोटेस्ट किया था असमीज लैंग्वेज के इम्पोजिशन के लिए, तभी जो है फाइनली मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था। बोडो मूवमेंट अगेन इसी तरह की ऑटोनॉमी के ऊपर बेस्ड है और इसकी रूट भी 1962 के ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के अंदर ही लाई करती है। असमीज लैंग्वेज डिस्कोर्स में काफ़ी नैरो है और ये जो है बाकी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड नहीं करता। ट्राइब्स जैसे कि मिसिंग, देवरीज, राभास, इन्होंने कंसिस्टेंटली असमीज को के मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि इनका जो मूवमेंट था वो इम्पोजिशन ऑफ बंगाली या हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट था असम में। बट अल्टीमेटली अब मिसिंग, देवरिया और बाकी ट्राइब्स ये देख रही हैं कि कंसिस्टेंटली इन ट्राइब्स को जो है लिंग्विस्टिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है और कल्चरल हेरिटेज को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्टेट और हेगेमनिक फोर्सेस के द्वारा। एक और जो फैक्टर है वो CAA फैक्टर कहीं ना कहीं लाई करता है। एक और जो फैक्टर है वो CAA का फैक्टर है। एंटी सिटीजनशिप एक्ट का मूवमेंट जो है चालू हुआ था, जिसने असमीज नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था। और इस मूवमेंट के में क्या हुआ, असमीज इंडिजिनस की एक नई डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन में ये डेफिनेशन जो है ट्राइबल और बाकी नॉन असमीज कम्युनिटी की इंक्लूसिव थी और ये डोमिसाइल पर बेस्ड थी, लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं थी। डिमांड रेस की गई थी इंडिजिनस लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि इस स्ट्रगल के थ्रू क्रिएट हुई थी। तो एट द कोर इस मूवमेंट के इस कोर पे क्या था कि CAA बिल कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है असम के अंदर। तो ये फियर और इनसिक्योरिटी जो क्रिएट हुई थी, इसके बाद जो है हीट्रोजीनियस एस्पिरेशंस को स्ट्रेट जैकेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इस मूवमेंट की वजह से, एंटी CAA मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं असमीज नेशनलिज्म को एक बढ़ावा मिला है, जिससे कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस करने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए, इस तरह की ये जो एक्ट लागू की गई है, ये क्लियरली जो एंटी CAA मूवमेंट है उसको फिजल आउट कर देगा, क्योंकि असमीज़ की डिमांड को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। बट एक यहाँ पे जो लूज़र आएगा वो लैंग्वेजेस वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगी जो कि माइनॉरिटी में है और जिनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो अनप्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ फियर और के से बाहर निकल के इंक्लूसिव ईथोस को जो है प्रमोट करें और होमोजेनाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अगेंस्ट जाकर के इंक्लूसिविटी एटलीस्ट ट्राइबल एरियाज में लाने की कोशिश करें। सो गाइस, पहला जो एडिटोरियल है ये छोटे वाले एडिटोरियल्स में यहाँ पे जो है उसकी बात की गई है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात की गई है। तो पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो भी केसेस हुए हैं उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। अभी फ़िलहाल में 3 केसेस आप याद कर सकते हैं। नई वेली में जो एक बॉयलर प्लांट में इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरा जो विशाखापट्टनम में इंसिडेंट हुआ, तीसरा अगेन आपका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में इंसिडेंट हुआ है। तो 3 जो है हमारे हाल फिलहाल में एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिससे कि काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स, जिससे कि डेथ्स भी हुई हैं और अगेन ये पैंडमिक के टाइम पे हुए हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऑपरेशनल सेफ्टी है उसको हमें जो है इंटरनलाइज करना होगा और ऑपरेशनल सेफ्टी को जो है ऑपरेट करना होगा ट्रेंड पर्सनल्स के द्वारा ऑन ग्राउंड, और ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उसके अलावा इंडिपेंडेंट प्रोब ये होना चाहिए कि क्या कॉस्ट कैलकुलेशंस थी जिसकी वजह से जो स्टाफिंग डिसीजंस थे कि लिए गए हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ने ऑपरेशनल सेफ्टी को देखा, जिस वजह से हजार्डस एक्सीडेंट्स हुए हैं। दूसरा, जो सेंटर और स्टेट का रिस्पॉन्स है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के लिए, वो आउटरीच के बेसिस पे नहीं बल्कि जहाँ पे उन्होंने कॉम्पेंसेशन विक्टिम्स को दे दिया, ऐसा रिस्पांस जो है सफिशिएंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की ज़रूरत है सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके और रिफॉर्म को लाया जा सके, जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा जो है रिपीट ना हो। कल्चर जो है चेंज होना चाहिए, कल्चर जो है एक्सीडेंट प्रोन नहीं हो, कल्चर में एटमोस्ट सेफ्टी, ऑपरेशनल सेफ्टी को प्रेसिडेंस मिलनी चाहिए। इस तरह के एक्सीडेंट्स केवल हमारी जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी अटेंशन दी जाती है सेफ्टी को। इंडिया की एस्पिरेशन है कि वो इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, तो ये सेफ्टी के फाउंडेशन पर बेस्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा प्रॉमिस एंड डिलीवरी, यहाँ पे बात की गई है वैक्सीन्स की। तो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जो है हमारी डेवलप की गई है हैदराबाद बेस्ड कंपनी के द्वारा, जो कि भारत का शायद फार्मास्यूटिकल्स है। ये ICMR के कोलैबोरेशन में की गई है। परमिशन मिल गया है आपका DGCI से, जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स इसके किए जा सकें। फेज़ 1 ट्रायल जो है में आपका जो इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस के यूज़ किया गया है, और ये जो है इस मंथ बिगिन हो जाएगा फेज़ 1 का ट्रायल, जहाँ पे इस वैक्सीन की सेफ्टी को एसेस किया जाएगा। वायरस, देखिए यहाँ पे जो एक आपका डेवलपमेंट है इंडिया की वैक्सीन का, ये एक इंडिजिनस वैक्सीन का डेवलपमेंट एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए अभी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो रेस फॉर वैक्सीन में लगी हुई हैं। आपने कल एक न्यूज़ पढ़ा होगा जहाँ पे USA ने रेमडेसिविर की ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो खरीद लिए हैं। तो जब अगर कोई वैक्सीन कोई दूसरी कंट्री क्रिएट करेगा तो उससे क्या होगा, ये एक खतरा है कि शायद हमें जो है उनका रिक्विजिट अमाउंट ना मिल पाए। इसीलिए इंडिजनाइजेशन, अगर वैक्सीन इंडिजिनस डेवलपमेंट अगर वैक्सीन की होती है तो उससे हमें राइट टू प्रोटेक्शन मिल पाएगा, राइट टू हेल्थ जो है हमारा इंश्योर हो पाएगा, उसकी जो है हमारा एफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा हमारी जो टाइमलाइन है जो कि अभी दी गई है इस वैक्सीन में, काफ़ी एग्रेसिव है। साइंटिस्ट अगर सेफ एफिकस वैक्सीन जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट जो है साइंस में बढ़ेगा, और सब्सटेंशियली जो है हमारे सेफ्टी एस्पेक्ट को देखने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। रेगुलेटरी एजेंसीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोविड-19 की वैक्सीन को जल्दी से जल्दी वो डिलीवर करें, और इस वैक्सीन के अंदर जो है सेफ्टी मेजर्स को जो है वो ना किया जाए, डिसरिगार्ड ना किया जाए। और अगर ये इंडिजिनस होते हैं तो हम जल्दी से जल्दी इसको जो है एक्सेप्ट यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, बट अगेन यहाँ पे कॉशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमारी जो एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, उनको जो ट्रायल्स हैं उसमें रिगरस सेफ्टी मेजर्स जो है इंक्लूड करने होंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।